हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मॉडल कोचिंग क्लासेस रीवा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या, हमने पिछले सेशन में क्या देखा था? तो पिछले का था अपना जितना ह्यूमन फिजियोलॉजी है, हमने स्टार्ट कर दिया था अपना नीट का यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। और मैंने बताया था हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले कि ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर हम एमबीबीएस कर रहे हैं, हमको डॉक्टर बनना है, तो उसके हमको क्या जानना पड़ेगा? तो अपने बारे में कि हमारी बॉडी किस तरह से बनी हुई है, हम अपने बॉडी के बारे में जानेंगे तभी तो हम उसको ठीक कर सकेंगे, उसको ऑपरेट कर सकेंगे, है ना। तो इसलिए सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। पहला बात ये है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है पूरे नीट के सिलेबस में सबसे कॉस्ट, सबसे बड़ा चैप्टर, इसमें 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा है, इस वजह से हम इसको सबसे पहले लेकर चल रहे हैं। तीसरी बात मैंने बताई थी कि जब मैंने पिछले सेशन में बताया था कि इजी, मीडियम और हार्ड के हिसाब से बायोलॉजी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। उसमें सबसे पहला इजी में अपना क्या था? ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्यों? क्योंकि उसको हमको सबसे पहले कवर अप करना है, देन बाकी बाद में। ठीक है, इतनी बात हो गई थी। फिर हमारी ये बात हुई थी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी है क्या। तो हमारे किसी भी ह्यूमन के अंदर जो भी वर्क चल रहे हैं, ऑर्गन जो भी वर्क कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम से जो भी वर्क कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस हो रही है वर्किंग की, तो वर्किंग की जो प्रोसेस है इसकी स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी बोल। अब वहां पे मैंने बताया था कि जितने भी सिस्टम है सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो इन्हीं को अब जो जो वर्किंग, जो जो कार्य हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, उसको हम एक एक जो चैप्टर वाइज है इसको पढ़ते चलेंगे, इसको क्लियर करते चलेंगे। क्लियर है? नहीं, इतनी चीज क्लियर हुई कि हम डिस्कशन किसके बारे में कर रहे हैं आज, डिस्कशन किसके बारे में करने वाले हैं आज? तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फिजियोलॉजी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या होने वाला है आज का हमारा टॉपिक? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। और जब मैं स्टार्टिंग में आई तो यही डायग्राम देख के ही आप लोग के दिमाग में आ गया होगा, हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी आज इकट्ठा करने वाले हैं, है ना। ये डायग्राम देखते, क्योंकि ये डायग्राम हम स्कूल टाइम से, जो हमारी प्राइमरी सेक्शन की स्कूल ना, फोर्थ फिफ्थ, इन्हीं टाइम से हम क्या करते हैं, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना शुरू कर देते हैं, किस तरह से डाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देख के आप लोगों ने इतना तो गेस कर लिया होगा कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं, टॉपिक में अपना आज का लेक्चर चलने वाला है यार ये चीज। अब हम क्या, डाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो डाइजेशन का मतलब क्या है? अच्छा आप बताइए। अब सब लोगों ने खाना वाना खाया, बढ़िया। किसी ने पनीर खाया, किसी ने छोला खाया, किसी ने पिज्जा खाया, ठीक, सब लोग खाए हो। अब ये जो खाना है, ये जो आपका खाना है, ये फूड है, ये फूड हम क्यों कंज्यूम करते हैं? ये फूड हम क्यों कंज्यूम करते हैं, क्यों खाते हैं? मनोरंजन के लिए क्या? हाँ हाँ, हमको संतुष्टि मिल रही है, पनीर हम खा रहे हैं हमको टेस्ट मिल रहा है, पिज्जा खा रहे हैं हमको टेस्ट मिल रहा है, क्या हम इसलिए खाना खाते हैं? या फिर मम्मी बना के दे दी है जबरदस्ती, अब हमको ये खाना फिनिश करना ही पड़ेगा, ये तो मम्मी से मार पड़ेगी, क्या हम इसलिए खाना खाते हैं? नहीं ना। तो खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। जो भी जितने भी हम वर्क्स कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, कुछ भी वर्क आप कर रहे हो, तो आप वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? वर्क करने के लिए आपको चाहिए होगा एनर्जी। और ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? ये एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है ना, जब आप फूड को कंज्यूम करोगे और कंज्यूम करके उसका डाइजेशन होगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा? हमें एनर्जी, पहली चीज। अब ये जो डाइजेशन है ये क्यों हो रहा है?
अच्छा ठीक है, हम जो फूड खाते हैं ये फूड किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। क्लियर है ना? जैसे कि फूड में क्या, फूड मतलब क्या? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स। फूड का मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट्स ना, जो हम खा रहे हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अपने, ये होते हैं टू टाइप्स के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट्स अपने टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो, ठीक है ना। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये अपनी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ये अपनी बॉडी को एनर्जी देते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, ठीक है ना। माइक्रो, माइक्रो मतलब बड़े, और ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? बड़े मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा संख्या में क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये जरूरी तो बहुत ज्यादा है, इनकी जरूरत हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये हम कंज्यूम क्या करते हैं? बहुत कम, बहुत कम इनको हमारे फूड मटेरियल में ये होते हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता हमको बहुत ज्यादा होती है। ये हमें हमारे अंदर जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस में ये पार्ट बहुत ज्यादा लेते हैं, हमको एनर्जी बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन हम इनको कंज्यूम बहुत कम करते हैं ना। या फिर हम बोल सकते हैं इनको अगर हम बहुत कम कंज्यूम भी करेंगे तो भी ये हमें क्या देते हैं? अच्छी खासी मात्रा में एनर्जी हमें उपलब्ध करा। क्लियर है ना ये चीज? अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कार्ब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, कौन कौन से होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, चावल खाते हो ना, चावल खाते हो, रोटी खाते हो, ये सारी चीजें खाते हो, इन सब चीजों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इन सब चीजों में क्या है यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड चीज, आप सब लोग दाल खाते हो, दाल सभी खाते हो, बस दाल में क्या है आपका? प्रोटीन, प्रोटीन। अच्छा, तीसरी चीज यहाँ पे क्या है? आप लोग रोटी खा रहे हो तो रोटी में घी लगा के खा रहे हो, ठीक है ना। दाल खा रहे हो, दाल में घी डाल के खा रहे हो, ये क्या है? अपना फैट, या फिर इसको हम क्या बोल रहे हैं? लिपिड, ठीक है ना। ये तीनों चीजें अपनी क्या हो गई? ये तीनों न्यूट्रिएंट्स अपने क्या हो गए? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो की अगर हम बात कर रहे हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो माइक्रो यहाँ पे है मिनरल्स, मिनरल्स। सेकेंड अपना क्या है? वाटर, एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे हैं मिनरल्स, ठीक है ना। विटामिन सबसे इंपॉर्टेंट, विटामिन। अच्छा ये बताइए, विटामिन को हम लोग बहुत कम मात्रा में कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देती है। अगर विटामिन हम क्या करेंगे? कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमको किसी न किसी प्रकार की डिसीज हो जाएंगी। आपको भी पता होगा कि हर विटामिन की कमी से कोई ना कोई डिसीज होता ही होता है, ठीक है ना। तो विटामिन क्या है? इनको हम कंज्यूम तो बहुत कम करते हैं, लेकिन ये हमको एनर्जी बहुत ज्यादा देती है और हमारे बॉडी में जितनी भी प्रोसेस चल रही हैं उनको ये चलाने में बहुत हेल्प कर। तो आई होप ये आपको न्यूट्रिएंट्स क्लियर हो गया होगा कि हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स खाते हैं और हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब हम लौट के आते हैं अपने डाइजेशन में। चलिए, आपने खाना खाया, अब हमारी बॉडी की एक तो बुरी आदत है। हमारी बॉडी की बुरी आदत क्या है कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी जा रही है किसके फॉर्म में? ब्लड के फॉर्म में जो एनर्जी पूरी बॉडी में जा रही है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपनी बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर पाती है, ठीक है ना। अपनी बॉडी जो होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म के फूड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर पाती, तो क्या करना पड़ता है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में
कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है ना। सिंपल फूड एंड एब्जॉर्बेबल फूड, ठीक है ना। जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड है, तो कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़कर छोटे 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 सिंपल और ऐसे फूड जिनको एब्जॉर्ब किया जा सके, किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, तो वाटर और कुछ एंजाइम्स की हेल्प से, ठीक ना। तो अब अगर हम डाइजेशन की सिंपल बात कर रहे हैं कि डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में कन्वर्जन है ना। डाइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपल फूड। क्लियर हो गई ना ये बात कि डाइजेशन है क्या, डाइजेशन टर्मिनोलॉजी का यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड है उनको एब्जॉर्बेड फूड या फिर सिंपल कर देना, कन्वर्ट कर देना, तोड़ देना, ताकि उससे जो एनर्जी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो टूट कर ग्लूकोज, ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। हमने रोटी खाई, हमने चावल खाई, हम खा स्टार्च रहे हैं, लेकिन ये स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना, सबसे बड़ा अणु है। अब उसको तोड़ के हमको क्या, सबसे छोटी यूनिट मोनोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड हमको वहां पे बनाना पड़ेगा, तब जाके वो हमारी पूरी बॉडी में ग्लूकोज क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड। कितनी चीज क्लियर, डाइजेशन क्लियर हो गई होगी आई होप। अब हम देखते हैं कि ये जो डाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन होने की जो प्रोसेस है पूरी, डाइजेशन होने की जो पूरी प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है। अब डाइजेशन मतलब कोई प्रोसेस हो रही है, डाइजेशन मतलब कोई प्रोसेस हो रही, इस प्रोसेस के लिए हमारे पास कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे पास कोई ना कोई टेक्निक हुई, कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, तभी तो डाइजेशन की प्रोसेस क्या होगी, पूरी होगी। अब ये डाइजेशन की प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी में पाया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स फूड गया है उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना, सिंपल फॉर्म में तोड़ देना, है ना। इसका काम क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि जो कॉम्प्लेक्स फूड गया, हमने इनटेक किया कॉम्प्लेक्स फूड, उसको क्या करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देना, ताकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म फिर अब ब्लड की हेल्प से अपनी पूरी बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड कर सकते। क्लियर हुई ये चीज, ये पूरा अपना क्या हो गया, पार्ट हो गया। इधर देखते हैं हम, ये पूरा अपना क्या हो गया, डाइजेस्टिव, ठीक है ना, जो कि कहाँ से शुरू होता है, माउथ से और एनस में जाके खत्म होता है। कहाँ से, माउथ से शुरू होता है और एनस में जाके खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब ये इसको हम स्टेप बाय क्या करेंगे, पढ़ेंगे। माउथ, सबसे पहला तो अपना क्या हो गया, माउथ का एरिया हो गया, एलिमेंट्री कैविटी जो हो गई, ओरल कैविटी जो हो गई, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम कवर अप करेंगे अपना माउथ का एरिया, उसके बाद हम पूरा का पूरा जो चम्मच हो गया, जितनी भी चीजें इस टाइम हो गई, इनको हम एक एक करके कवर अप करते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं माउथ, क्यों, क्योंकि डाइजेशन में अगर सबसे बड़ा पार्ट या फिर बोले सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है, वो किसका है, माउथ का, ठीक है ना। अच्छा, माउथ में जाने से पहले ना हम एक चीज जान लेते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं डाइजेशन। डाइजेशन जो हो रहा है, जो पूरी प्रोसेस में हो रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंजेशन, फिर होता है इजेशन, ठीक है ना। हमने खाया फूड को, फिर हमने च्यू किया फूड को, ठीक है ना। ये इंजेशन, इंजेशन का मतलब क्या है, इनटेक, इसको हम बोल सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया,
फूड को इनटेक किया, फूड को खाया, ठीक है ना। फूड को खाने के बाद क्या होगा, हमारे मुंह में, हमारे माउथ में ये क्या होगा, मिक्स होगा, सलाइवा के साथ मिक्स होगा। सलाइवा का काम क्या होता है, तो सलाइवा का काम होता है अपनी बॉडी, जो अपना फूड गया है, फूड को चिकना करना, फूड को क्या करना, चिकना करना। सलाइवा के साथ, सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो फूड को तोड़ने का काम करते हैं। तो हम जितना ज्यादा च्यू करेंगे उतना ज्यादा सलाइवा उसके साथ क्या होगा, मिक्स होगा, ठीक है ना। मिक्स होने के बाद फूड अपना क्या होगा, नाल से होते हुए, नली से होते हुए स्टमच में पहुंचेगा। स्टमच में भी कुछ एंजाइम जैसे HCl वगैरह एंजाइम निकलेंगे और वहां पे क्या होगा, उसके और भी ज्यादा टुकड़े होंगे। ये सारी चीजें ना अभी हम आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप हर एक ऑर्गन को पढ़ेंगे, हर एक ऑर्गन का वर्ग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये जाएगा इंटेस्टाइन में, स्मॉल, स्मॉल में क्या होगा, वो जितनी भी उसकी एनर्जी है वो सब क्या होंगी, एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है ना। और फिर लार्ज से होते हुए, एनएस से होते हुए जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो एनएस से बाहर, ठीक है ना। तो ये हो गई पूरी प्रोसेस, डाइजेशन, लास्ट प्रोसेस, ठीक है। अब हम एक चीज देख लेते हैं कि अपने जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिंग सिस्टम है अपना, जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है उसका सबसे पहला पार्ट कौन सा है, तो सबसे पहला पार्ट हो गया अपना क्या, ओरल कैविटी, सबसे पहला पार्ट। क्योंकि जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो डाइजेशन में सबसे पहले कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है अपना ओरल कैविटी, ठीक है ना। और ओरल कैविटी में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ओरल कैविटी में पार्टिसिपेट करते हैं अपने टीथ, टंग और रूफ, ठीक है ना, टीथ, टंग और रूफ। तो इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, इंपॉर्टेंट रोल कौन निभा रहा है यहाँ पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है यहाँ पे टीथ, क्या है ये चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभा रहा है टीथ। अब हम देखेंगे यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्या हो गया अपना, ओरल कैविटी हो गई, ये पूरी क्या हो गई अपनी ओरल कैविटी हो गई। अब ओरल कैविटी में क्या क्या पाया जा रहा है, क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये सब धीरे 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 हम आगे पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले क्या हो गया, लिप्स, ये हम पढ़ेंगे, टंग, और हम पढ़ेंगे टीथ, हम क्या पढ़ेंगे, टीथ। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है टीथ, क्यों, क्योंकि जो भी हम फूड मटेरियल इनटेक कर रहे हैं उनको च्यू करने के लिए, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उनको च्यू करके क्या करना है, हमको जितना हो सके उतना सिंपल फॉर्म में तोड़ना है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, अपने टीथ की जरूरत पड़ेगी। तो हम आगे देखते हैं अपने टीथ के बारे में, टीथ कैसे काम कर रहा है, टीथ कितने प्रकार के हैं और टीथ का और क्या क्या काम, ठीक है ना। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो टीथ क्या होते हैं, ये इनमें अलग अलग प्रकार के अरेंजमेंट, ठीक है ना। हर एक अरेंजमेंट को, हर एक टीथ के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो अगर सबसे पहले पूछा जाए कि टीथ है, टीथ का काम क्या है, टीथ को हम क्या बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, टीथ की जरूरत पड़ती है। अब टीथ को 3 भागों में, अभी बोले 4 भागों में डिवाइड किया, ठीक है ना। तो पहला कौन सा हो गया, डिकोडेंट, हेट्रोडेंट और हाइपोडेंट। अच्छा, अब इनको हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। एक और है इसमें, अब हम इनको धीरे धीरे करके एक एक करके समझते चलते हैं। तो ट्रिकोडेंट मतलब क्या होता है, ट्रिकोडेंट मतलब होता है कि अपने जबड़े की फिक्सिंग,
अपने जबड़े की दांत से फिक्सिंग होना, ठीक है ना। ये जो अपना जबड़ा है, या फिर हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, ये अपना जबड़ा है और जबड़े से ये जो दांतों की फिक्सिंग हो रही है, इस दांत की, क्योंकि अगर आप लोग को पता होगा तो जितना दांत हमको बाहर दिखता है उतना ही दांत जबड़े के अंदर होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि ये आपके दांत है, तो दांत के बाद जितना दांत आपका बाहर दिख रहा है उतना ही दांत आपके जबड़े के अंदर घुसा हुआ होता है। इस टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, इस टर्म को हम बोल रहे हैं थिकोडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, फिक्सिंग ऑफ, फिक्सिंग विथ ज्वा, ठीक है ना। टीथ का, दांत का ज्वा के साथ या फिर जबड़े के साथ फिक्स होना क्या कहलाता है, थिकोडेंट कहलाता है। अब अगर हम बात करें हिट्रोडेंट की, अच्छा हिट्रोडेंट से पहले हम किस में आ जाते हैं थोड़ा सा, डाइफोडेंट। डाई मतलब क्या हो रहा है, एक, ठीक। डाइफोडेंट सॉरी, डाई मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, दो, डाई का मतलब दो। तो जो अपने दांत होते हैं वो जीवन काल में 2 बार जन्म लेते हैं, ठीक है ना। एक बार जब बच्चे होते हैं तो बच्चे के होने के समय पे उनके दांत उगते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जब कुछ समय के बाद उनके दांत टूटते हैं और टूट के नए दांत उगते हैं, ठीक है ना। दांत हुए एक बार बच्चे के, जिसको हम मिल्क टीथ बोल रहे हैं, ठीक है ना। मिल्क टीथ हुए, वो सारे दांत टूटेंगे और टूटने के बाद क्या होगा, नए दांत उगेंगे। ये जो टर्म है, ठीक है ना, कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार जो होते हैं दांत उगते हैं, इस टर्म को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो इस टर्म को हम बोल रहे हैं डाइफायोडेंट। क्या हो गई। अब अगर हम बात करें बंडंट की, अच्छा बताइए क्या सबके दांत एक जैसे होते हैं, ऐसे एक लाइन से, ये कैविटी हो गई, ये जबड़ा हो गया, और जबड़े में सबके दांत ऐसे एक लाइन से होते हैं, नहीं ना। सब ऐसे कस का फॉर्म बनाते हैं, ऐसे, ठीक है ना, कस का फॉर्म बनाते हैं। और ये जो कसेस है, ठीक है ना, ये जो कस बन रहा है, इस टर्म को बोलते हैं अपना बंडंट। ये तीनों चीज क्लियर हो गई। अब अगर हम हेट्रोडंट की बात करें, तो हेट्रो मतलब क्या होता है, अलग अलग, होमो मतलब से, हेट्रो मतलब अलग अलग। तो अपने जो दांत है, जो अपनी ये ओरल कैविटी है, आगे देखते हैं कि ये जो अपने ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में हर दांत अलग अलग होते हैं। इनके दांत क्या, दांतों के जो नाम होते हैं ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये, तो इधर के दांत है ये अलग, जो सामने के दांत है ये अलग। तो अपने ये जो लोमड़ी की तरह दांत दिखते हैं ना यहाँ पे, वेम्पायर, वेम्पायर लाइक टीथ यहाँ पे एक है, ये जो वेम्पायर लाइक टीथ है उसका नाम अलग, ठीक है ना। यहाँ पे तो हमने थिकोडेंट के बारे में पढ़ा, क्या, टीथ आर प्लेस्ड इन जॉ सॉकेट, ठीक है ना। थिकोडेंट का मतलब क्या होता है, जो दांत होते हैं वो किसमें, जो अपने जॉ जैकेट है उसके अंदर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अब यहाँ पे सामने के दांत, तो अपने ये 2 सामने के दांत हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, जो सामने के 2 दांत हैं इनको हम बोलते हैं इंसिजर, ठीक है ना। जो सामने के 2 दांत होते हैं इनको हम बोलते हैं इंसिजर। अब जो अपने ये वेम्पायर वाले दांत हो गए, अपने ये क्या है, ये जो अपने वेम्पायर वाले दांत हैं साइड के, ये जो वेम्पायर वाले दांत हैं इनको हम बोलते हैं केनाइन, इनको हम क्या बोल रहे हैं, केनाइन। अब के बाद ये जो साइड के वेम्पायर के बाद वाले 2 दांत हैं, 2 या 3 दांत हैं जो वेम्पायर के बाद वाले, इसको हम बोलते हैं प्रीमोलर, तो हम क्या बोलते हैं, प्रीमोलर टीथ। अब प्रीमोलर टीथ के बाद क्या आता है, अपना लास्ट में जो अपना हम बोल सकते हैं जो लास्ट का टीथ बचता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो लास्ट का टीथ बच रहा है इसको हम बोलते हैं मोलर टीथ, तो हम क्या बोल रहे हैं, मोलर टीथ।
तो यहां से आप समझो, ठीक, ये अपना पूरा टीथ है। अब इस टीथ में हेट्रोडोनट की बात हो रही है। हेट्रोडोनट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारे टीथ जो होते हैं सारे सभी के नाम अलग अलग हैं। तो जो शुरू के दांत है, शुरू के दांत को हम इंसीजर बोल रहे हैं। उसके बाद तो हमारा वेम्पायर टीथ है, वेम्पायर टीथ को हम क्या बोल रहे हैं, तो कैनाइन बोल रहे हैं। उसके बाद वेम्पायर टीथ के बाद का जो हमारा टीथ होता है तो हम क्या बोल रहे हैं, प्रीमोलर टीथ बोल रहे हैं। लास्ट के जो 3 टीथ बच रहे हैं, 2 टीथ बच रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं मोलर टीथ। क्लियर हो गई ना ये चीज। अब अगर हम टीथ मेथड की बात करें, फिर टीथ को किस प्रकार से काउंट किया जा सकता है, किसके कितने टीथ होते हैं, इसकी बात करें तो हम देखते हैं आगे। अच्छा, अगर हम देखते हैं यहाँ से अब टीथ फॉर्मूला, यहाँ से क्या देखते हैं, टीथ फॉर्मूला देखते हैं। तो टीथ फॉर्मूला के लिए हम क्या देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे 32 और बच्चों के 20 टीथ होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने हैं, इंसीजर 2 है, कैनाइन 1 है, प्री मोलर 2 है और मोलर 3 है। अब इसको जरा सा हम एक बार फॉर्मूला लगा के देखते हैं। हम अपने टीथ को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अपने टीथ को कितने पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे कि हमारा टीथ है तो हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर अलग, लोअर अलग, लेफ्ट अलग और राइट अलग, ठीक है ना। अब अगर हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास इंसीजर है वो 2 है, जो हमारे पास कैनिन है वो 1 है, जो हमारे पास प्री मोलर है वो 2 है, जो हमारे पास मोलर है वो हमारे पास 3 है। क्लियर ये चीज, ठीक। अब यहाँ पे अगर एडल्ट की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, एडल्ट की बात करते हैं। तो एडल्ट्स में इंसीजर टीथ कितने होते हैं, इंसीजर टीथ हो गए 2। अगर हम कैनिन की बात करें, कैनिन कितने होते हैं, 1। अगर हम प्री मोलर की बात कर रहे हैं, अगर हम प्री मोलर की बात कर रहे हैं, प्री मोलर है हमारे पास 2, और अगर हम मोलर की बात कर रहे हैं तो वो है हमारे पास 3। अब चूंकि हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया 4 पार्ट में, तो 4 पार्ट में डिवाइड करके इसको हम 4 इंटू 4 4 4, ठीक। अब इनको हम डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 6 और 4 3 जा 12। अब इसको अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे पास 32, हमारे पास 32 टीथ ही होते हैं। बोलते हैं ना 32 32 मतलब 32 दांत, ठीक है ना। अब अगर हम बात कर रहे हैं चाइल्ड की, अगर हम बात करेंगे बच्चों की, तो बच्चों में मोलर टीथ अब्सेंट होता है, बच्चों में मोलर टीथ अब्सेंट होता है। अगर हम बात करें मोलर टीथ तो 32 माइनस 12 इक्वल टू 20। तो चाइल्ड में, बच्चों में कितने टीथ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20। उनके पास सिर्फ प्री मोलर टीथ तक होते हैं। अब ये हो गए अपना क्या, टीथ जो मेथड हो गई, जो अपना पूरा कितने टीथ होते हैं ये गिनने तकनीक। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अपने जो टीथ के पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना ये जो मैंने अभी बताया, ठीक है ना। इंसीजर कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, प्री मोलर कहते हैं कितने हैं, मोलर कितने, ठीक है ना। और इसी तरह में बच्चों में अगर 20 टीथ हैं, अगर 20 टीथ हैं तो 20 में इंसीजर कितना है 2, कैनाइन 1, प्री मोलर 0, मोलर 2। क्या ये चीज हमने पहले ही देखी। चलिए, ये हो गया अपने टीथ का पार्ट। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को बताऊं कि ये जो अपना लास्ट का टीथ है, लास्ट में जब हम 20 अबव हो जाते हैं, ठीक है ना, 20 अबव हो जाते हैं, तब आपका हमारा क्या आता है, विजडम टीथ आता है, ठीक है ना, विजडम टीथ।
जब हम 20 अबव हो जाते हैं तब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है विजडम टीथ। अब ये विजडम टीथ क्या है, तो लास्ट के जबड़े का जो लास्ट का दांत अपना निकलता है उसको हम बोलते हैं विजडम टीथ। कभी कभी क्या होता है, जब ये निकलता है विजडम टीथ तब हमें बहुत ज्यादा हार्ट पेन होता है, ठीक ना। पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके रहने के लिए, उसके निकलने के लिए यहाँ पे जगह तो है नहीं, और विजडम टीथ की हमें अब जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि हमारे जो पुराने जमाने के हमारे जो पूर्वज थे, तो पूर्वजों में क्या इनका ये जो जबड़ा होता था ये बहुत बड़ा होता था, जबड़ा बड़ा होता था। धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया और हमारी ये जॉ लाइन जो है कम होती गई। पहले की जॉ लाइन जो होती थी वो बड़ी होती थी, ठीक है ना, तो उनके पास स्पेस अच्छा खासा रहता था। और दूसरी चीज ये होती थी कि जो पुराने बहुत पहले के, बहुत ही ज्यादा पहले के लोग होते थे, वो लोग कच्चा अच्छा सब खा जाते, जितने भी कच्चे अनाज होते थे, कच्ची सब्जियां होती थी, वो सब वो क्या करते थे, खा लेते थे। अब कच्चा खाने के लिए ज्यादा च्यू करने की जरूरत पड़ती थी, और हम क्या करते, जैसे कि हम तो अब सॉफ्ट चीजें भी उबाल के खाते हैं, पका के खाते हैं, जैसे पालक हो गया, ठीक है ना, और भी जितनी भी भाजी वगैरह हो गई, इनको हम क्या करते हैं, पका के अच्छे से खाते हैं, तो हमको ज्यादा वहां पे च्यू करने की जरूरत नहीं होती है। अब जब हमको, हमारे पास च्यू करने की जरूरत है ही नहीं, इन टीथ की, विजडम टीथ की हमको कोई भी जरूरत नहीं है। एक चीज और बोलते हैं कि जब विजडम टीथ आ जाता है, मतलब 20 के बाद आता है ना, बोलते हैं कि अब इस के ये जो अकलदार है, ये क्या है, अकलदार, मतलब क्या है, अब यहाँ से इसको बुद्धि आना शुरू हो जाती है। गॉड नोस क्या होता है, बट ऐसा बोला जाता है कि जब विजडम टीथ आता है तो इसका मतलब क्या है कि अब ये बच्चा जो है मैच्योर हो, ठीक है ना, इसके पास बुद्धि आ गई। तो ये चीज हमको याद रखना है कि जो अपना ये कैविटी है, कैविटी में जो लास्ट का टीथ आता है, तो लास्ट का टीथ है तो हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ, ठीक। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात कर लें कि पार्ट्स ऑफ टीथ, टीथ में कितने पार्ट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो टीथ में क्राउन, नेक, रूट, ठीक है ना, क्राउन, नेक, रूट। अब इसका जो सबसे ऊपरी लेयर है, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हो गया अपना, ठीक है ना। अब इसका जो ऊपरी लेयर है, ये जो ऊपरी लेयर है इसको बोला जाता है क्राउन, जो कि बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। अगर ये एक बार टूट गया तो मतलब टूट गया, दोबारा इसके उगने के, बड़े होने की कोई भी चांसेस यहाँ पे नहीं होते, ठीक है ना। दूसरा इसका पार्ट क्या हो गया, नेक पार्ट, ठीक है ना। तो ये जो नेक पार्ट होता है ना, ये थोड़ा सॉफ्ट पार्ट होता है, ठीक है ना, जो क्या, जिसकी वजह से अपने ज्वा से अपना दांत क्या होता है, चिपका हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। ये जो जुड़ा हुआ है इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे नेक पार्ट बोल रहे हैं। और रूट, रूट का मतलब क्या है, तो नॉर्मली भी जब हम प्लांट में रूट की बात करते हैं तो रूट क्या होता है, जितनी भी जमीन के अंदर चीज, जो भी भाग है तो हम रूट बोलते हैं। तो जौ के अंदर का टीथ का जो पार्ट है उसको हमने यहाँ पे क्या बोल दिया है, यहाँ पे हमने क्या, रूट। तो अपना टीथ जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, क्राउन, नेक और रूट। सबसे ऊपर वाला एरिया क्या हो गया, क्राउन, इसको हम इनेमल भी बोलते हैं, तो बोलते हैं ना, डॉक्टर्स बोलते हैं इसका इनेमल पार्ट टूट गया है, इसमें कुछ मसाला सारा भर के उसको सही कर देते हैं, ठीक है ना। ये इनेमल पार्ट हो गया। के बाद का जो एरिया होता है डेंटाइल, ये इससे थोड़ा सा कम हार्ड होता है, ठीक है ना। जो ऊपर ऊपरी पार्ट होता है अपना इनेमल पार्ट, उसे थोड़ा सा कम हार्ड पार्ट कौन सा होता है, डेंटाइल। उसके अंदर का पार्ट होता है नर्व सेल, जिसमें अटैच होती है ना, जिसमें क्या होती है, नर्व सेल्स होती हैं, उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, या फिर हम बोल रहे हैं यहाँ पे नर्व सेल है, ब्लड वेसल्स हैं, ये थर्ड पार्ट है इसका, ठीक है ना। ये जो टीथ का थर्ड पार्ट होता है
इसमें नर्व सेल्स और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हम नेक एरिया बता रहे हैं ये है गम एरिया। गम मैंने बताया जहां से ये अटैच्ड है, ठीक है ना। फिर इसके अंदर का है मेम्ब्रेन, फिर है सेनेटम, फिर है रूट कैनाल, ठीक है ना, रूट, और लास्ट में है अपना रूट टिप। लास्ट में अपना क्या है, रूट टिप। आई होप आप लोग को इसके पार्ट समझ में आ गए होंगे। नॉर्मली ये हमने शुरू में डिस्कशन कर लिया था डाइजेशन में कौन कौन से पार्ट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को काम आएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है अपने डाइजेस्टिंग सिस्टम का पहला पार्ट जो था, क्या है ये, ओरल कैविटी, ठीक है ना। जो अपना एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन अपना क्या होता है, आज कंप्लीट होता है। वो भी अभी कंप्लीट नहीं है, उसमें से अभी टीथ कंप्लीट। अभी अगले सेशन में हम क्या लेकर आएंगे, टंग के बारे में, ठीक है ना। टंग का काम क्या होता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम। आई होप आज की क्लास आप लोग को समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मॉडल कोचिंग क्लासेस, गुड डे।